देश के टॉप 7 गेमर्स की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात। गेमिंग उद्योग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर किया संवाद। पीएम ने गेमर्स को स्वच्छता जैसे मुद्दों पर आधारित गेम्स बनाने का दिया सुझाव। गेमिंग खिलाड़ियों के साथ कंप्यूटर और मोबाइल पर गेम्स भी खेले। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा का धुआंधार प्रचार जारी। वरिष्ठ नेता अमित शाह ने तमिलनाडु के कन्याकुमारी में किया रोड शो। राजस्थान और यूपी में भी आज करेंगे जनसभाएं। जेपी नड्डा की नागालैंड और राजनाथ सिंह की छत्तीसगढ़ में चुनावी रैलियां। इंडी गठबंधन ने भी झोंकी ताकत। आरजेडी ने परिवर्तन पत्र के नाम से जारी किया घोषणा पत्र। जनता से किए 24 वादे। राहुल गांधी की महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में चुनावी जनसभाएं। अन्य दलों ने भी प्रचार में लगाया पूरा जोर। $10 महीने के निचले स्तर पर पहुंची खुदरा महंगाई दर। $2.9 बिलियन बढ़कर $648 बिलियन के सर्वाधिक उच्च स्तर पर पहुंचा विदेशी मुद्रा भंडार। फरवरी में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 4 महीने के उच्चतम स्तर। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षाकर्मियों को मिली बड़ी सफलता। गुप्त सूचना के आधार पर संयुक्त तलाशी अभियान में बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद, उपकरण और युद्ध की अन्य सामग्री बरामद। देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है बैसाखी का त्योहार। घाटों और सरोवरों में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। और आईपीएल में आज पंजाब किंग्स की राजस्थान रॉयल्स से होगी भिड़ंत। कल दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से दी करारी शिकस्त। नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। मैं हूं मुकुल शर्मा और आइए आपको सीधे ले चलते हैं। प्रियंका गांधी एक जनसभा को संबोधित कर रही हैं रुद्रपुर में। क्या कुछ कह रही हैं, आइए देखते हैं। चाहे कितनी भी गालियां दें, चाहे कितना भी करें, ये हमारे संघर्ष को समझ नहीं सकते और ये हमारी श्रद्धा, हमारे देश के प्रति प्रेम को कभी नहीं समझ सकते। हमारे देशभक्ति को ये देशद्रोह कहे, हमें कुछ भी कहे, हम चुप रहते हैं। हम चुप इसलिए रहते हैं क्योंकि श्रद्धा दिल में है, असली श्रद्धा है, असली आस्था है। नाम के लिए नहीं है, चुनावी भाषणों के लिए नहीं है, राजनीति के प्रयोग के लिए नहीं है, अपनी सत्ता के लिए इस्तेमाल के लिए नहीं है। सच्ची श्रद्धा है। इन्होंने अपने भाषण में ओआरओपी की बात की, सैनिकों की बात की। आपको बधाई दी कि आपके प्रदेश ने इतने सारे सैनिक सरहद पे भेजे। भाषण की बात है। अग्निवीर कौन लाया और क्यों लाया? क्यों लाए? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा में नौजवान बच्चे दौड़ लगाते हैं, वर्जिश करते हैं, परिश्रम करते हैं सेना में जाने के लिए। दिल में देशभक्ति की भावना होती है, दिल में ये भावना होती है कि हम करके कुछ दिखाएंगे अपने देश के लिए, हम अपनी देश की सीमा पे खड़े होकर उसकी रक्षा करेंगे। मोदी जी ने तय किया कि अग्निवीर जैसी योजना आएगी, सेना में भर्ती 4 सालों की होगी। जितने भी नौजवान हैं हर प्रदेश में जो तैयारी कर रहे थे, जो सोच रहे थे कि हम सरहद पे जाएंगे, देश की रक्षा करेंगे, हमें स्थिर रोजगार मिलेगा, हम अपने माता पिता की देखभाल करेंगे, जब तक बुढ़े होंगे, जब तक बुजुर्ग हो जाएंगे, तब तक हम उनकी देखभाल कर पाएंगे। सबकी आशाएं टूटी कि नहीं टूटी? तो सच्चाई क्या है? सच्चाई मोदी जी का राजनीतिक भाषण है जिसमें वो जवानों की बात करते हैं, ओआरओपी की बात करते हैं कि उनके कार्यों में है। जब वो अग्निवीर लाते हैं, जब नौजवानों की आशाएं तोड़ते हैं, तो ये सच्चाई है कि नहीं? इसी तरह से आपने देखा होगा कि यहाँ पे
पर्यटन की बातें करते हैं, कहते हैं कि पर्यटन की बहुत स्कीम गिना देते हैं आपको, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई आपके जीवन है, सच्चाई आपका संघर्ष है, सच्चाई आज की बेरोजगारी है, सच्चाई आज की महंगाई है। आपके बच्चे पढ़ते हैं, इम्तिहान देते हैं, पेपर लीक हो जाता है। तो प्रियंका गांधी यहाँ क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार जो है जोर शोर से चल रहा है और यहाँ पे प्रियंका गांधी जो हैं वो रामनगर में एक चुनावी जनसभा को फिलहाल संबोधित कर रही हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गेमिंग इंडस्ट्री के 7 क्रिएटर्स से मुलाकात की और उनसे गेमिंग से जुड़े कई मुद्दों पर बात की। इन 7 गेमर्स में नमन माथुर, अनिमेश अग्रवाल, मिथिलेश पाटनकर, पायल धारे, अंशु बिष्ट, तीर्थ मेहता और गणेश गंगाधर शामिल हैं। इन सभी गेमर्स के सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स हैं। पीएम मोदी ने इन गेमर्स के साथ गेम्स भी खेले। गेमर्स के साथ संवाद के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक वर्चुअल रियलिटी हेडसेट का उन्होंने उपयोग किया और कई खेलों में अपना हाथ भी आजमाया। पीएम मोदी ने वर्चुअल गेमर्स के साथ बातचीत के दौरान जलवायु परिवर्तन और स्वच्छ भारत जैसे मुद्दों को लेकर युवाओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए गेम डेवलपमेंट पर भी चर्चा की। दुनिया आज एक बहुत बड़ी चर्चा करती है ग्लोबल वार्मिंग की, क्लाइमेट के इश्यूज हैं। दुनिया में अलग अलग तरीके अपनाए हैं। मैंने दुनिया के सामने अलग विषय रखा है। मैंने कहा है मिशन लाइफ, और लाइफ शब्द से मेरा मतलब है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। अगर मान लीजिए मैं एक ऐसी गेम बनाऊं जो क्लाइमेट की चैलेंज को कैसे हम मिट करेंगे, कौन से रास्ते होंगे, किस किस रास्ते से जाएंगे, किस रास्ते से ज्यादा सफलता मिलेगी, सरलता मिलेगी। जैसे हम लोग स्वच्छता के विषय को लेकर के ही गेम बने और हर बच्चा खेले। भारत के जो वैल्यूज हैं वो नई पीढ़ी उसको जीना सीखे, उसका महत्व समझे और उसको बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन मिले। गेमर्स के साथ संवाद के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी कोशिश है कि 2047 तक मध्यम वर्गीय परिवार के जीवन से सरकार बिल्कुल बाहर निकल जाए। मेरी तो कोशिश है कि देश की स्थिति इतनी आगे ले जाए हम कि 2047 तक खास करके मध्यम वर्गीय परिवारों की जिंदगी से सरकार बिल्कुल बाहर निकल जाए। वरना ये कागज लाओ, वो कागज लाओ, ये दो, यहाँ क्यों गया, वहां क्यों गया, उसी में ही जिंदगी फंसी हुई है। सरकार की जरूरत गरीब को होती है, उसको मुसीबत के समय सरकार मिलनी चाहिए। और आइए बुलेटिन में अब बात करते हैं 24 की चुनौती की। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार धुआंधार प्रचार कर रही है। इसी कड़ी में बीजेपी के स्टार प्रचारक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज तमिलनाडु के कन्याकुमारी में रोड शो किया। अमित शाह ने कन्याकुमारी लोकसभा क्षेत्र में मिट्टुकराई जंक्शन से ओल्ड बस स्टैंड तक रोड शो करके पार्टी उम्मीदवार पी राधाकृष्णन के समर्थन में जनता से वोट मांगे। इसके साथ ही अमित शाह आज राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी चुनाव प्रचार करेंगे। अमित शाह राजस्थान के अलवर के हरसौली में शाम 4 बजे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। यहां पार्टी ने भूपेंद्र यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। इसके बाद अमित शाह उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार महेश शर्मा के समर्थन में एक चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और पूर्वोत्तर के विभिन्न हिस्सों में प्रचार में जुटे हुए हैं। आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नागालैंड के चुमुकेदिमा में जनसभा को संबोधित करेंगे। नड्डा एग्री एक्सपो साइट पर पीपुल्स डेमोक्रेटिक अलायंस पीडीए के उम्मीदवार डॉक्टर चुम्बेन मरी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। एकमात्र लोकसभा सीट वाले नागालैंड राज्य में 19 अप्रैल को मतदान होगा।
वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज छत्तीसगढ़ के बस्तर और कांकेर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। राजनाथ सिंह के दंतेवाड़ा में भाजपा प्रत्याशी महेश कश्यप के पक्ष में उन्होंने जनसभा को संबोधित भी वो करेंगे। दंतेवाड़ा से निकलकर राजनाथ सिंह बालोद में भाजपा प्रत्याशी भोजराज नाग के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं उत्तराखंड में चुनाव में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। बीजेपी के महासचिव और उत्तराखंड के चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम भी उत्तराखंड के दौरे पर हैं। दुष्यंत गौतम ने उत्तराखंड में भाजपा के हर सीट पर कम से कम 5 लाख वोट से जीत का दावा किया है। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाना चाहती है और हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी ने जिम्मेदारी दी है बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड के चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम को। जीत की हैट्रिक क्या लगेगी इस बार? 100% लगेगी, और लगेगी नहीं ताल ठोक के लगेगी, और इतनी अच्छी वोटों से हम जीत के आएंगे। हमने जो टारगेट लिया है करीब 5 लाख की एवरेज से 5 सीटें 25 लाख से पूरे उत्तराखंड को हम जीतेंगे। कौन से वो स्थानीय मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं उत्तराखंड की? बहुत मुद्दे हैं, एक मुद्दा नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा देखेगा, किस प्रकार से हम मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहते हैं कि किस प्रकार से एक दुर्घटना घटी और उसको कंट्रोल करने का काम किया। यूसीसी हमारे विश्व के अंदर और देश के हिंदुस्तान के अंदर एक संदेशवाहक बना है उत्तराखंड का। पहाड़ों पे रोजगार और जो बुनियादी सुविधाएं हैं अभी भी सवाल उसको लेकर लगातार विपक्ष भी उठा रहा है। वो विपक्ष जिसने कभी यहाँ पे पलायन की कोई समस्या को कभी अपने आप में सोच में नहीं लेकर आए, वो उत्तराखंड इनके महिला की बात करते हैं, महिला सुरक्षित नहीं रही, वो उत्तराखंड जहाँ हमारी माँ बहन बेटियां पानी दूर से भर के लाया करते थे, उनको तो बात करने का हक ही नहीं है। कहा जा रहा है कि कम से कम उन नेताओं का पोर्टफोलियो तो देख लेना चाहिए। देखिए, पोर्टफोलियो हम सबका देख रहे हैं, किसी पे भी आपराधिक मामला नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा नहीं हो जिससे हम कलंकित होते हों। कितनी सीटें आप उत्तराखंड को देख रहे हैं और किस तरीके से इन सीटों पर आप विजय हासिल करेंगे और आगे का रोड मैप उत्तराखंड के लिए क्या रहेगा? हम 5 की 5 सीटें जीतेंगे, और मेरा जो टारगेट है कि मेरा नहीं, कार्यकर्ताओं को लिया हुआ टारगेट है कि 5 लाख से हर सीट कोई 25 लाख से हम उत्तराखंड को जीतेंगे। कहीं 19-20 कम बढ़ती हो सकता है, लेकिन 25 लाख से हम उत्तराखंड को जीतेंगे। और मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर समर्पित भाव से हमने कार्यकर्ता संसद उतारे हैं, वो पूरी मेहनत से एक भव्य उत्तराखंड के निर्माण में इसमें सहयोग करेंगे। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड के चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम, जिनका कहना है कि बीजेपी उत्तराखंड में 5 की 5 सीटें जीतने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ बक्सी के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, देहरादून। तो बीजेपी अपनी जीत का यहां दावा करती हुई नजर आ रही है उत्तराखंड की अगर बात की जाए सभी सीटों पर। फिलहाल बुलेटिन में हम यार रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, आप बने रहिए डीडी न्यूज पर। बहाना नंबर 11, नींद पूरी करने का डे। बहाना नंबर 28, ट्रिप पर जाने का डे। 39, बिंज वॉच ऑल सीजन्स। 65, घर की सफाई का डे। 1 वोट ना डालने से क्या होगा? और सबसे बड़ा बहाना, isn't it a holiday today? हॉलिडे? 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का, वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश और हमारे फ्यूचर के लिए। तो चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ। तुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला है, क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। पर कैसे? आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेंगे रिटर्न्स। आरबीआई पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। सुरक्षित, आसान। रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूंगा। बहुत सही कह रहे हैं आप। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हमारी पीढ़ी को तो वोट के बदले में धोखे ही मिले थे, और हमारी पीढ़ी को बस गरीबी हटाओ के नारे। पानी ढोती थी, इज्जत दाव पर लगाकर अंधेरे में शौच को जाती थी, धुएं में आंखें जलाती थी, और फिर हमें मिले मोदी जी कामदार। हमारा दर्द महसूस किया है मोदी जी ने, तभी तो झट से भेज दिए बिजली, पानी, गैस, शौचालय,
अब घर में बीमारियां कम हो गई है ना अम्मा? हाँ। दवा का खर्चा घटा है और ढेर सारा समय बचा है। हमारे जैसे करोड़ों निकले हैं गरीबी से बाहर। पर मम्मी भाभी, मोदी जी कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है, आगे पूरे भारत से गरीबी हटाने की गारंटी है मोदी जी की। और मोदी को जिताना है, हमारी गारंटी है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज पर। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिहार की, जहां राष्ट्रीय जनता दल ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी नेता तेजस्वी यादव ने घोषणा पत्र को परिवर्तन पत्र का नाम देते हुए मतदाताओं को लुभाने के लिए वादों की झड़ी लगा दी। तेजस्वी यादव ने घोषणा पत्र में शामिल सभी 24 मुद्दों को 2024 में पूरा करने का जनता से प्रण दिया। उन्होंने युवाओं के लिए अलग से एक आयोग बनाने का भी दावा किया। साथ ही तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि अगर देश में इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो 1 करोड़ लोगों को नौकरी दी जाएगी। घर के बजट को ध्यान में रखते हुए आरजेडी ने 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता के साथ 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की। साथ ही राज्य को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज दिए जाने का भी जिक्र किया। परिवर्तन पत्र आप लोगों ने रिलीज किया है, यानी 24 में 24 जन वचन हम लोग लेकर के आए हैं। और जो 24 जन वचन है ये हमारा कमिटमेंट है, प्रण है। और हम लोग जब कोई बात कहते हैं तो उसको करके दिखाते हैं। हम लोगों ने 20 में जो मुद्दे लाए उस सारे मुद्दों को 17 महीने में हम लोगों की कोशिश रही कि सारे मुद्दे को हम लोग पूरा करें। तो 2024 में 24 नए वादे यहां अब चुनाव में देखने को मिल रहे हैं आरजेडी की तरफ से। लेकिन वहीं भाजपा ने आरजेडी के चुनावी घोषणा पत्र पर कटाक्ष किया है। पार्टी ने 1 करोड़ रोजगार जैसे वादों को हवा हवाई करार दिया। करोड़ बोल देना, बोलने में क्या दिक्कत है? क्या किया बिहार में? खाली परिवार को नौकरी दी, राजनीतिक नौकरी, सम्मान दिया, मंत्री बनाया, उप मुख्यमंत्री बनाया, पत्नी को बनाया मुख्यमंत्री। और बात करते हैं 1 करोड़ को नौकरी देंगे। हाँ, एक मॉडल है, जमीन दो नौकरी लो, वही मॉडल चलेगा क्या? जब जब सत्ता में आए हैं तब तब भ्रष्टाचार किया है नौकरी देने में थोड़ी, और आज 1 करोड़ का झांसा दे रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी रंज कसती नजर आई कि जमीन दो नौकरी लो, शायद वही स्थिति अब भी देखने को मिलेगी। वहीं राजद के चुनावी घोषणा पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए एलजेपी नेता चिराग पासवान ने भी कहा कि अगर वह 1 करोड़ जॉब दे सकते हैं तो बिहार में सबसे अधिक समय तक वे शासन में रहें। आज उन्हें इस प्रकार की घोषणाओं की जरूरत ही नहीं होती। चुनाव से पहले आरजेडी इस प्रकार की घोषणाएं करती रहती है। अगर 1 करोड़ लोगों को नौकरी ये दे सकते हैं तो एक लंबे समय तक इन्हीं के परिवार के लोग बिहार की सत्ता में रहे। और उस वक्त कैसे नौकरियां बांटी गईं ये हम में से किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। चुनावी समय में वादे बड़े बड़े किए जाते हैं, बातें बड़ी बड़ी कही जाती हैं, पर हकीकत जब खुद सत्ता में आते हैं तो उसके बाद पता चलता है, फिर बहाने बनाए जाते हैं। फिर कहा जाता है कि हमने गठबंधन की सरकार नहीं तो अपनी सरकार के लिए कहा था। ये तमाम बातें कही जाती हैं। तो चुनावी समय है और इसमें इस वक्त बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, ये कहना चिराग पासवान का। फिलहाल हम यहाँ रुकने एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है डीडी न्यूज पर। हाँ हाँ, देखो जी भर के अपना ही है और अपने ही वोट से बने हैं बड़े बड़े पुल देश भर में। हमारी लाइफ तो निकल गई बेटा। हमारे टाइम तो अटकाना, फटकाना, लटकाना यही कल्चर होता था। पर तुम लोगों के लिए बड़े काम करने वाला बैठा है। सिर्फ 10 साल की स्पीड देख लो, अटल सेतु से अटल टनल देख लो, चिनाब ब्रिज से बोगीबिल ब्रिज देख लो। और इतना करके भी मोदी जी कहते हैं ये तो अभी ट्रेलर है। हमारे सपने पूरा करने की गारंटी मोदी जी की, तो उनको जिताने की गारंटी किसकी? हम बाप बेटी की। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज पर। अब आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण की तारीख नजदीक आ रही है, कांग्रेस अपने चुनाव प्रचार को तेज करने में जुटी नजर आती है। इसी क्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी सबसे पहले छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के लाल बहादुर स्टेडियम में रैली को संबोधित करेंगे, जिसके बाद वह महाराष्ट्र के भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र में महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगे। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण में विदर्भ की 5 लोकसभा सीटों नागपुर, रामटेक, भंडारा गोंदिया, गढ़चिरौली, चिमूर और चंद्रपुर में 19 अप्रैल को मतदान होगा। इन सभी निर्वाचन क्षेत्रों में अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी ने प्रचार का मोर्चा संभाला हुआ है। और वहीं अगर खासतौर से बात की जाए दक्षिण भारत की, जी हाँ, हैदराबाद की अगर हम बात करें तो हैदराबाद निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार माधवी लता ने उप्पुगुड़ा क्षेत्र में घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया। माधवी लता AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में डोर टू डोर प्रचार किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारा इस चुनाव में तेलंगाना में किसी से भी गठबंधन नहीं है। हमारे पास पूरी स्पष्टता है और हमें अपनी कड़ी मेहनत पर भरोसा है। मुझे आशा है कि हमारे उम्मीदवार विजयी होंगे। तो 24 की चुनौती से संबंधित जो खबरें हैं वो आपने जानी, लेकिन और भी खबरें हैं, अब आइए उनका रुख करेंगे। दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की अपील पर सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच आगामी सोमवार को सुनवाई करेगी। आबकारी नीति में भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्टया ईडी के आरोपों में तथ्य दिखता है और कि सीएम के तौर पर कुछ खास शराब कंपनियों को फायदा पहुंचाने और आम आदमी पार्टी के मुख्य संयोजक के तौर पर इन कंपनियों से मिले रिश्वत का पैसा गोवा विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल करने में केजरीवाल की सबसे अहम भूमिका रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने सरकारी एजेंसियों के माध्यम से विपक्षी दलों को परेशान करने का आरोप लगाया। हर एजेंसी का आप जिस तरह से 2 मापदंड खड़ा कर रहे हो, यानी एजेंसी को भी आप अपने मुट्ठी में रखना चाहते हो, वो आपके बगैर सांस भी नहीं ले सकती है। ये लोकतंत्र पे हमला नहीं है, संविधान पे हमला नहीं है, तो और क्या है? और क्या करना चाहते हो ईडी, सीबीआई और आईटी का? तो लगातार जो आरोप हैं वो आम आदमी पार्टी की तरफ से इस तरह के लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक अगर देखा जाए तो किसी भी तरह की फौरी राहत पार्टी को मिलती नजर नहीं आ रही है। अब आइए बुलेटिन में बात करेंगे अयोध्या की। श्री अयोध्या धाम में रामनवमी के अवसर पर होने वाले सूर्य तिलक महोत्सव की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। श्री राम मंदिर में गर्भगृह में स्थापित राघव के मस्तक पर 17 अप्रैल बुधवार को ठीक 12 बजे सूर्य तिलक का दर्शन होगा, जो करीब 5 मिनट तक भक्तों को नजर आएगा। वैज्ञानिकों के सहयोग से लगातार 2 दिनों तक इस सूर्य तिलक का परीक्षण किया गया, जो सफल रहा। ऐसा पहली बार होगा कि भगवान सूर्य की किरणें परावर्तित होकर सीधे राघव के मस्तक पर पड़ेंगी और उनका जन्म दिवस के शुभ अवसर पर सूर्य की किरणों से अभिषेक कर उनके अवतार के पर्व को और भी दिव्य बनाएंगी। तो अपने आप में काफ़ी अनोखा जो दर्शन है वो जाहिर तौर पर होगा और लगातार जो भक्त हैं उनकी संख्या में भी हम देख रहे हैं किस तरीके से इजाफा हो रहा है, जो श्री राम के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है डीडी न्यूज़ पर। आप बने रहिए, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।